चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम के हिसाब से बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इंपॉर्टेंट सेक्शन जिस पे इंसिस्टेंस था वो था सेक्शन 135 सबसेक्शन 5। ओके, नॉट ओवर हियर, इट्स आउट देयर मे बी। ओके, सो CSR एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? तो एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years, एंड द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 years दैट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर के हिसाब से होगा। क्लियर? ये पढ़ा था। एंड CSR expenditure preferably has to be made in the local areas. If the company fails to do the CSR, then the board of directors shall report the reasons for not spending the amount in the board report unless it relates to ongoing projects, and transfer of the unspent amount to the fund within 6 months from the end of the financial year where it is not in relation to the ongoing projects. Clear? And the company may set off the excess amount of the CSR for the succeeding financial year as prescribed. Clear? यहाँ तक पढ़ा था। So that was the point. और जब भी आप net profit calculate करते हो, the formula was very clear this way. तो जब आप वो 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, वो एक्चुअली इस तरीके से याद रखना था। This is how the 5 crores का net profit is calculated. Clear? Now coming to what is an ongoing project, फिर 135, 135 subsection 5, 135 subsection 6 का analytical point। तो आपको रिपोर्टिंग समझ में आए कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ओके, चलो let's see and understand that now. तो lesson 6 continues. ठीक है, now what exactly is an ongoing project? ongoing project, इस बारे में जहां पे हमें मिलता है वो है CSR रूल्स। और एग्जैक्टली इज अ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इसके बारे में जो भी हमें मिलता है वो CSR रूल्स में मिलता है। तो CSR रूल्स के हिसाब से ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है। इट्स अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। Okay, so it's a multi-year project and it is undertaken as per CSR obligation, as per CSR obligations, okay, which has to be approved by CG, which has to be approved by CG, okay. As such इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होता होगा? ओके, सीजी ने बोला है कि इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 3 साल। सो ये प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन होगा that will not exceed or not to exceed 3 years, okay, excluding the financial year, excluding the financial year in which it commenced, ओके। सो जिस फाइनेंशियल ईयर में इसका स्टार्ट हुआ है वो फाइनेंशियल एक्सक्लूड करते हुए इसका टोटल पार्ट विल नॉट एक्सीड दिस 3 years। क्लियर? सो ये बात क्लियर हो गई। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। देन इसके साथ साथ ये बोला क्या है, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स तो इसमें क्या क्या चीजें और इंक्लूडेड है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड दैट। ongoing projects, ठीक है। So and it also includes a project
a project which was started before CSR rules amendment 2021 and duration extends beyond 1 year. Can be considered by central government as ongoing projects. Clear? So जो projects 2021 रूल के टाइम पे आए थे, अभी जब ये रूल आया अमेंडमेंट, तो कई कॉर्पोरेट बॉडीज ने बोला सर हमारे तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसका क्या? तो गवर्नमेंट ने एक लिबर्टी दी, ठीक है, अगर आपके प्रोजेक्ट 2021 अमेंडमेंट के टाइम पे पेंडिंग है तो हम उसे ऑनगोइंग रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी है। क्लियर? एंड एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट उठती है, वो ये है एक्सटेंशंस। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्रोजेक्ट मल्टी ईयर से 3 साल में खत्म होने के बजाय भी थोड़ा ऊपर जाता है, तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि ठीक है आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। व्हाट डू यू थिंक, कितना? हाउ मेनी? उसको 1 साल का एक्सटेंशन, तो 3 + 1 4 इज द मैक्स। सो द multi-year ongoing project can be extended by central government not beyond 1 year based on reasonable justifications. Okay? Based on reasonable justifications. Clear? So 1 साल से ज्यादा नहीं। अब इसके लिए let's understand with some kind of better example. तो अब मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं जो 135.5 और 135.6 दोनों को कवर करेगा थोड़ा। 135.5 एंड 135.6, तो थोड़ा आपको 6 भी समझ में आएगा और देन आई विल गिव यू द प्रोविजंस ऑफ 135.6। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स अंडरस्टैंड एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। Let's take the financial year 2017-18। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर की डेट जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो 31 मार्च 2018 होगा, बराबर। इस दिन आप क्या करोगे? इस दिन आप ये चेक करोगे क्या ये एलिजिबल कंपनी है नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट से। यू चेक्ड इट और आपको पता चला CSR एप्लीकेबल हो गया है। आपको पता चला CSR एप्लीकेबल हो गया है। तो हमने ये पढ़ा है कि एक बार अगर फाइनेंशियल ईयर में CSR एप्लीकेबल हो तो वो हम लोग खर्चा एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर में करते हैं। तो इसका मतलब मेरा नेक्स्ट ईयर होगा 2018-19 और उसका बिगनिंग पार्ट होगा 1 अप्रैल 2018 ऑनवर्ड्स। इस दिन CSR कमिटी बना के अपने बोर्ड मीटिंग ली एंड बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि ओके लेट्स बिगिन विद CSR। क्या करेंगे? हम बनाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ओके, 2018-19 का फेज था, आपकी कंपनी ने ऑब्जर्व किया ऑक्सीजन सिलेंडर्स की
जो छोटी डिस्पेंसरीज होती हैं उधर बहुत रिक्वायरमेंट है, तो हम मोबाइल ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। ये तब की बात है जब कोरोना भी नहीं आया था। ओके तो आपकी कंपनी ने प्री स्टेप्स लेने शुरू किए क्योंकि रिक्वायरमेंट्स देखी थी। डॉक्टर्स और छोटी छोटी जगहों पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचते ही नहीं है। एम्बुलेंस पहुंच जाती है, पेशेंट को लेके भागते हैं रोड पे, लेकिन उसको बचाने के लिए जो फर्स्ट एड किट्स, ऑक्सीजन या इनबिल्ट ओटीज नहीं, ऑपरेशन थिएटर्स नहीं मिलते। तो आपकी कंपनी ने सोचा लेट्स हैव मोबाइल ओटीज जो हम लोग जगह पे ही पहुंच के फर्स्ट एड दे सके। ठीक है, तो आइडिया बहुत अच्छा था। उसके हिसाब से अब आप क्या करोगे, आपने वो 2% निकालने का है, तो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करते हो और सीएसआर कमेटी को कांटेक्ट करते हो। तो सीएसआर कमेटी ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फोन करके बोला गिव मी द कैलकुलेशन ऑफ 2% एज पर 135। बराबर, उन्होंने कैलकुलेशन दिया है द 2% अंडर सेक्शन 135 was coming to 20 lakhs। उसको हम लोग बोलेंगे एलोकेबल सरप्लस। 20 lakhs was the allocable surplus। इस साल अभी आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो एंड द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑक्सीजन सिलेंडर ओके। नो डाउट कोरोना के टाइम पे आपको बहुत हेल्प किया होगा फिर ये प्रोजेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन and it was with government approval, with government approval। okay, और उस ड्यूरेशन के हिसाब से यू गेट ए 3 years पीरियड। ये अपना पीरियड बिगनिंग हो गया, तो वी विल कॉल इट एज अ 0 year। वी कॉल इट एज अ 0 year। तो रिमेंबर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में एक पॉइंट आता है। So the year when you start a project is called a 0 year। अब करने का क्या? Next part is that once you start a project, CSR प्रोजेक्ट में आपको एक्चुअल खर्चा करना पड़ेगा। Okay, that is CSR प्रोजेक्ट के लिए आपको एक्चुअल खर्चा निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ऊपर वाले जो प्रोजेक्ट में 20 lakhs आपने रखा था ना, उसके नीचे अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन और अंडरलाइन, दैट इज अब वो बंद हुआ। अब आप अवेलेबल सरप्लस निकालोगे। क्या आपके पास पहले कोई सरप्लस था? नहीं था, तो ये डायरेक्टली यही हुआ। सो इस समय अवेलेबल सरप्लस, इस समय आपके पास अवेलेबल सरप्लस इतना है, 20 lakhs है। ओके, बैंक अकाउंट में 20 lakhs पड़ा है। इसमें से आप एक्चुअल खर्चा करोगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अपना एक्चुअल खर्चा 10 lakhs हुआ। हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट, छोटे स्केल पे ही था, सो लेस एक्चुअल एक्सपेंसेस 10 lakhs। सो अगर 10 lakhs का मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है, तो इस समय मेरे अनस्पेंड अकाउंट में कितना पड़ा है? अनस्पेंड अकाउंट 10 lakhs। गॉट इट? ये जो 10 lakhs है ना, इसका मैं क्या करूंगा? इसका मैं सेम बैंक जिसमें मैं ये खर्चा कर रहा हूं, उसमें एक और अकाउंट खोलूंगा, एक और अकाउंट खोलूंगा। आई विल डिपॉजिट टू अनस्पेंड CSR अकाउंट 2018-19 का है ना ये, तो अकाउंट का नाम 2018-19 होगा। और अगर किसी कंपनी का, लेट्स सपोज बजाज लिमिटेड, सो बजाज लिमिटेड अनस्पेंड CSR अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19, ऐसे करके अकाउंट का नाम होगा। ठीक है, नाउ आई एम एंटरिंग इनटू माय फर्स्ट ईयर। ये मेरा फर्स्ट ईयर आया। ठीक है, फर्स्ट ईयर, इसका मतलब अब फाइनेंशियल डिटेल्स की डेट्स ऐसे हो गई। मेरा फाइनेंशियल ईयर अब जो शुरू हो रहा है वो 2019-20 था, और ये स्टार्ट हो रहा है, डेट जो आ रही है ये 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो रहा है। क्लियर? इस बार मुझे क्या मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस। नाउ आई विल हैव अ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, लेट्स सपोज ओपनिंग बैलेंस
मैंने जो ऊपर कैलकुलेट किया था 10 lakhs, 10 lakhs was for 1890, ठीक है, क्लियर। अभी वापस से सीएसआर कमेटी किसको कांटेक्ट करेगी? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और उसका 2% निकलवाएगी। सो इस साल का एलोकेबल कितना था? तो 2% अंडर सेक्शन 135 एलोकेबल, ठीक है। अकाउंट्स की टीम ने हमें एक फिगर दिया है 15 lakhs, पूरा 198 और सब नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करके उसका 2% निकाला, 15 lakhs। लास्ट लेक्चर में दिखाया था मैंने 2% कैसे निकालते हैं, तो 15 lakhs। पर ये 15 lakhs कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? यस, इट इज 2019-20, ओके, 1920। सो इन दोनों को जोड़ के अब जो मुझे फिगर मिलेगा वो मेरा अवेलेबल सरप्लस हो जाएगा, बराबर। सॉरी, स्पेलिंग एरर। That is 25 lakhs, okay। ये 25 lakhs I will be using for the same project जो cylinders का चल रहा है। I'm not taking a multi project right now, for same project। So same project के लिए यूज होगा। So अगर same project के लिए यूज होगा तो इसका मतलब ये 1 साल से आगे जा रहा है, बराबर। So this is a ongoing project, this is the ongoing project, ठीक है। Let's suppose 25 lakhs, उसके सामने मेरा actual expenses हुआ less actual expenses, let's take 20 lakhs। इस बार हमने अपनी रीच बढ़ाई, लोगों तक और पहुंचने की कोशिश की, 20 lakhs। सो अब मेरे पास बचा है कितना? 5 lakhs, ठीक है। दैट इज द अमाउंट इन अनस्पेंड अकाउंट, बराबर। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये 1819 का 5 lakhs है कि 1920 का 5 lakhs है? ओके, ये 5 lakhs है 1819 का। अब आप चीजों को ध्यान से समझना। हर साल जो मेरा एलोकेबल सरप्लस आता है, सीएसआर का खर्चा सबसे पहले एलोकेबल सरप्लस से होता है, क्योंकि मुझे ये बैलेंस 3 साल कैरी करने को अलाउड किया है, ये नहीं। This was allowed because of this nature when my project zero year क्यों हुआ? Because I was allowed to carry forward it। So अगर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, मेरे अकाउंट का नाम देखो, इसका मतलब मेरा 18-19 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। This 15 lakhs will be first use over here, फिर बचा हुआ पैसे में से मैं ये यूज करूंगा। So that is how I get a 20 lakhs का figure, that is 15 plus 5 of this। So remaining 5 is of 18-19, not of 19। अगर सर, अगर आपने यहाँ पे 1920 लिखा तो आपको अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अनस्पेंड अकाउंट ऑफ 1920। तो इसका मतलब सरकार आपसे पूछेगी ये 1920 का अनस्पेंड अकाउंट कहां से आया, क्योंकि मैंने एक अकाउंट को 3 साल का बेनिफिट दिया था ना। समझ में आया? तो ध्यान से समझना, हर साल का एलोकेबल सरप्लस खर्चा करना कंपलसरी है। जिस साल में आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस आप 3 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आई रिपीट, जिस साल में सीएसआर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चालू होता है, उसी साल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। बाकी एवरी फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू स्पेंड इट। इफ यू डोंट स्पेंड इट, द गवर्नमेंट विल टेक अवे। कैसे, वो मैं समझाता हूं। 135(5) और 135(6), अब वो आपको धीरे धीरे समझेगा। तो दैट इज द रीजन व्हाई वो आप जो टेबल देख रहे थे ना, कितना एलोकेट किया, कितना अवेलेबल था, कितना एक्सपेंडेड कितना है और बैलेंस कितना है, ये वही टेबल मैंने ऐसे प्रेजेंट किया है। कुछ समझ में आया? ठीक है। अब 2018-19 का 5 लाख पड़ा है। आई गो टू द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में, दैट इज नाउ माय फाइनेंशियल ईयर is 2019
2021 and the date when the financial year begins is 1st of April 2020. Clear? उस टाइम पे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, वो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख का था, लेकिन वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का था? 18-19. ओके, वो 18-19 का बैलेंस पड़ा था और अगेन अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मैंने 2% निकलवाया, 2% अंडर सेक्शन 135 एलोकेबल सरप्लस कि इस साल का एलोकेबल कितना है। उन्होंने मेरे को फिगर दिया 25 लाख। ठीक है, 25 लाख, क्योंकि ये कंपनी फार्मास्यूटिकल सेगमेंट पे थी तो कोरोना का इसको अच्छा फायदा मिला, प्रॉफिट्स सुपर प्रॉफिट्स में गए थे, तो 25 लाख। पर ये 25 लाख एक्चुअली कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 2020 एंड 2021 का है। दिस इज नॉट ऑफ 18-19. सो एज अ रिजल्ट अब मेरे पास अवेलेबल सरप्लस कितना पड़ा है? अवेलेबल सरप्लस कितना पड़ा है? आई हैव 30 लाख इन माई बैंक नाउ अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। या तो मैं पूरा 30 लाख स्पेंड कर दूं, बात खत्म हो गई। लेकिन एग्जाम्पल अगर हमें आगे तक समझना है तो लेट्स से एक्चुअल एक्सपेंसेस 25 ही हुए, तो लेस एक्चुअल एक्सपेंसेस 25 लाख। ओके, सो अब जो पैसा बचा है वो है पूरा 5 लाख, लेकिन वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? Perfect. It is 18-19. That is amount in unspent account. Okay. अब एक चीज और बता देता हूं, ये जो एलोकेबल सरप्लस जाता है ना, ये मेरे नॉर्मल बैंक अकाउंट में जाता है, अलग से पार्क किया CSR अकाउंट। ये अनस्पेंड में नहीं पड़ा है, अनस्पेंड में ये पड़ा है, ये दूसरा अकाउंट है। ओके, अब पहले मैं इसमें से खर्चा करता हूं, अगर और पैसा चाहिए तो मैं अनस्पेंड को यूज करता हूं, क्योंकि अनस्पेंड मुझे 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। समझा आइडिया? सो इन दैट केस आई हैव 5 लाख लेफ्ट विद मी। ठीक है, फाइन, एवरीवन क्लियर? ठीक है, चलो अभी ये 5 लाख के हिसाब से, 5 लाख के हिसाब से एक चीज समझो, अगर ये 5 लाख की जगह पे 15 लाख होता तो 5 lakhs की जगह पे instead of this 5 lakhs if it was 15 lakhs तो अब मैं आपको 135 और इसका धीरे धीरे इंप्लीकेशन समझाता हूं। तो लेट्स सी, इफ इट वाज 15 lakhs, लेकिन 18-19 का पैसा तो 5 lakhs ही है जो मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। सो इसका मतलब आउट ऑफ दिस I can transfer rupees 5 lakhs for next year, बराबर? ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास बैलेंस कितना बच गया? 10 lakhs. Now this remaining 10 lakhs, ओके अच्छा, मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में हूं? 21. इसका मतलब 31 मार्च 2021 तक अगर मैं इसको स्पेंड नहीं कर पाया किसी भी वजह से, मैंने पहले एग्जांपल लिया दैट आई हैव एक्सपेंडेड फुल्ली 25 पूरा खत्म कर दिया। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल दैट वेयर आई एम नॉट एबल टू स्पेंड फुल्ली। सो द लॉ सेज दैट इफ नॉट स्पेंट till 31st March 2021 तो ये जितना भी पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है वो आपको शेड्यूल 7 में लिखे हुए किसी भी एक फंड में 6 मंथ्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, शेड्यूल 7 में लिखे हुए फंड में 6 मंथ्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कुछ कुछ समझ में आया? सो 135 सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि आपका ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर वाला यही था,
This was the only amount for ongoing. So the remaining of the year is not in relation to ongoing. माना कि मैंने यहां पे जो प्रोजेक्ट लिया था, this was for same project. ये सेम प्रोजेक्ट का मुझे फायदा तो मिल रहा है, that I still can do the CSR and not floating a new project. लेकिन if not spent till 31st March 21, then transfer this amount to fund. कौन सा फंड? IPF मत लिख के आना या IAPF मत लिख के आना, गड़बड़ कर दोगे. ट्रांसफर टू अ फंड एज स्टेटेड इन शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 में प्राइम मिनिस्टर फंड है, आर्मी वेलफेयर फंड है, गंगा वाटर क्लीनिंग फंड है, ऐसे बहुत सारे फंड्स के नाम लिखे हुए हैं. ओके, चाइल्ड विमेन प्रोटेक्शन फंड है, ऐसे बहुत है. सो ट्रांसफर टू अ फंड अंडर शेड्यूल 7 इन 6 months from end of financial year. ठीक है, ये था सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 का इंप्लीकेशन. ठीक है, 135 सबसेक्शन 5 का इंप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया. 135 का इंप्लीकेशन. ठीक है, अब मैं आपको थर्ड ईयर लेके जाता हूं जो टेक्निकली मेरा लास्ट ईयर है, और उसके बाद फिर 135 135 दोनों डिस्टिंग्विश बता देता हूं. So now we venture into our last year. This is the third year. Okay, and we are not obtaining any extension. हम कोई extension नहीं ले रहे. ठीक है, so यहाँ पे अब मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ गया हूँ? 2021-22. क्लियर? यानी इस समय तक CSR अमेंडमेंट प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, और मेरा प्रोजेक्ट पहले से चल रहा था तो ऑनगोइंग का फायदा मिल गया. बराबर. और मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर की डेट कहां से शुरू हो रही है? 1st of April 2021. ठीक है, इस समय मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है? एग्जैक्टली वो ऊपर वाला 5 लाख ही है, 18-19 का जो मेरे पास पड़ा है. ठीक है, अब मैं अपने थर्ड ईयर में आ गया हूं. फिर मैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करूंगा एंड गेट अ फिगर, दैट इज 2% of the average net profits कितना आया. So 2% under section 135 allocable this year was 30 lakhs. ठीक है, and that was for the financial year 2021-22. Clear? So इस बार मेरा available कितना पड़ा है मेरे पास? फिर now I have a available surplus 35 lakhs प्रॉपर. एंड मैं ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज कर रहा हूं, सेम प्रोजेक्ट के लिए, फॉर सेम प्रोजेक्ट. ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप ये 30 lakhs किसी दूसरे प्रोजेक्ट या 30 में से कोई भी अमाउंट दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हो, आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा उसके लिए, और उसमें से एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. फिर दूसरी बात, वो जो दूसरा प्रोजेक्ट है अगर वो ऑनगोइंग नहीं है तो फिर उसी साल में खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने में ट्रांसफर करना पड़ेगा. और अगर ऑनगोइंग है तो फिर दो अलग अलग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट साइड में चलते हैं. सिंपल. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का आपको अप्रूवल लेना पड़ता है. जैसे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोजेक्ट बनाया, इसके लिए एप्लीकेशन मुझे करना पड़ेगा CSR1 में टू सेंट्रल गवर्नमेंट. MCA पोर्टल पे अपलोड करो, एप्लीकेशन करो, CG उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अप्रूव कर देता है तो ऑनगोइंग है. इसलिए अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया था तो देखो मैंने क्या लिखा था. CSR1 फॉर्म अपलोड करके मुझे CG का अप्रूवल चाहिए, और अगर आप ये सारा काम किसी ट्रस्ट सोसाइटी वगैरह से करवा रहे हो तो CSR1 फॉर्म उनको अपलोड करना पड़ेगा, मतलब उनको अपलोड करना पड़ेगा आपकी कंपनी के बिहाफ पे. क्लियर? क्योंकि अगर आप उनसे करवा रहे हो, कई लोग थर्ड पार्टी हेल्प लेते हैं. ठीक है, NGOs वगैरह, तो ठीक है उनसे करवाने का. सो चलो ये काम हो गया अपना इसका. तो अब अपने को मिलेगा लेस एक्चुअल एक्सपेंसेस. लेस एक्चुअल एक्सपेंसेस. सो अभी फैक्ट्स ऑफ द केस ऐसे हुआ कि हमारी कंपनी ने सेकेंड ईयर में इतना अच्छा खर्चा कर दिया था कि सिस्टम बैठ चुके थे. खर्चा इस साल ज्यादा नहीं हुआ. अगर मैं ज्यादा खर्चा ले लूंगा तो तुम्हें वो
बाइफर्केशन नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए इमेजिन कर रहा हूं खर्चा इस साल ज्यादा नहीं हुआ, 20 lakhs का खर्चा हो गया। तो अब मेरे पास अनस्पेंड अकाउंट में बचा है 15 lakhs, दैट इज अमाउंट इन अनस्पेंड अकाउंट। ओके, अब इस 15 lakhs में से एक 5 लाख का फिगर जो है वो ऑनगोइंग का था, और जो रिमेनिंग 10 लाख का है वो ऑनगोइंग का नहीं था। तो आई हैव टू डिवाइड इट नाउ। ठीक है, सो इन दैट केस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का दैट वाज रुपीज 5 lakhs। ओके, वो था सेक्शन 135 सब सेक्शन 6 के हिसाब से जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का रुपीज 10 lakhs वो अनस्पेंड अकाउंट सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 के हिसाब से जाएगा। अब 135(6) के हिसाब से क्या, गवर्नमेंट बोलता है कि 3 साल होने के बाद भी अगर आपके पास अनस्पेंट अकाउंट बचा है, ओके, तो सीएसआर का जितना भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का फंड है, थर्ड ईयर कंप्लीशन होते ही ओके, इसलिए मैं फाइनेंशियल ईयर सारे ले रहा था ताकि 31 मार्च को मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो। तो थर्ड ईयर कंप्लीट होते ही 30 डेज में फंड में डालने का, कोई भी एक फंड चूज करो उसमें डालो, ओके, और सीएसआर फॉर्म फाइल करो, दैट इज सीएसआर 2 फॉर्म, रिपोर्टिंग फॉर्म है, सीएसआर 2 फॉर्म फाइल करो कि मैंने फंड में ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर? सो यहां पे ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि इफ CSR fund is used in government approval, okay, ongoing project, okay, just make this government approved कर दो, ROVED, it's used for the government approved ongoing project, then it can be carried forward for 3 years, okay, for 3 years, and on expiry of 3 years without extension, so on the expiry of 3 years without extension, clear, the amount of financial year 2018-19 has to be transferred within 30 days of completion of 3 years to the fund stated under schedule 7, got it? So इसका मतलब क्या, that is in 30 days from, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हुआ था, 31st March 2022, ओके,
सो इसका मतलब हम यूज कर रहे हैं सेक्शन 135 सबसेक्शन 6, 135 सबसेक्शन 6। आप समझ में आया? और जहां पर ये क्लियर हो गया सबको? एवरीवन क्लियर? क्लियर? ओके। जहां पर 135 सबसेक्शन 5 आया, तो आपके पास इस समय अनस्पेंड अकाउंट पड़ा हुआ है, सॉरी अनस्पेंड अकाउंट, उसमें 15 lakhs पड़ा था, जिसमें से 5 lakhs 2018-19 का था, तो 5 lakhs डिडक्ट कर दिया, तो अब आपके पास 10 lakhs पड़ा है। ये 10 lakhs एक्चुअली इसी साल का एलोकेबल था, वो पिछले सालों से नहीं आया। दिस वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दिस ईयर। सो एज अ रिजल्ट इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सो ये 10 lakhs का ट्रीटमेंट ऐसा है कि इट कैन बी यूज्ड टिल 31st March 2022 फॉर एनी CSR। अगर कोई और CSR प्रोजेक्ट आपके पास है तो वो उसमें आप यूज कर सकते हो। ओके, तो जनरली सेकेंड ईयर में ही हम लोग सोचने लग जाते हैं नेक्स्ट CSR प्रोजेक्ट, क्योंकि थर्ड ईयर में तो ये खत्म हो जाएगा। तो इफ यू हैव एनी अदर CSR यू कैन यूज इट। क्लियर? वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सपोज मैंने ये बोला यहाँ पे सर 20 lakhs का खर्चा हो गया, ये 20 lakhs का खर्चा अगर 3rd October 2022 को हो गया, पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, तो आई स्टिल हैव 2022 कंप्लीटिंग। ओके, 3rd October को खत्म हुआ तो मेरे पास स्टिल अभी भी वो डेज बाकी है। That's why I take it till 31st March 2022. If you have any other project, you can use it. Got it? So अगर आपके पास अभी भी कोई प्रोजेक्ट है तो यूज कर लो। अगर नहीं किया और 31st March 2022 खत्म हो गया, so after 31st March 2022 ये जो जितना पैसा है ना, इसको फंड में डालना पड़ेगा। कितने टाइम में? 6 months। परफेक्ट। ट्रांसफर this unused amount within 6 months to fund stated in Schedule 7. So you have to transfer the entire amount to the fund stated in Schedule 7. समझा? तो that was the point of distinction। 135(5) क्या होता है, 135(6) क्या होता है? 6 में आप 3 साल तक प्रोजेक्ट खेलते हो, 5 में हर साल 1 साल खेलो, साल खत्म हो गया ट्रांसफर कर दो, 1 साल खेलो, अरे कुछ बचा ही नहीं ट्रांसफर को, सब खर्चा हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, एक एंगल में थोड़ा टाइम के बाद अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। एक्सेस खर्चा हो गया तो कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं? अभी तो मैंने ये समझाया कि योर एक्सपेंसेस वर लेस देन द एलोकेबल पार्ट, available part. Okay, now your expenses could be more than that. So how do you tackle it? Okay, but out of inquisitiveness, सर मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैसे दिखेगा? ये तो सर अभी सेटल हो गया, 3 years गॉट कंप्लीटेड। सो सपोज मेरा अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो अब मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में आया? सो नाउ आई एम इन 2022-23 which begins from 1st April 2022। क्लियर? अब जब ये 1st April 2022 में बिगिन होगा, मेरे पास इस समय ओपनिंग बैलेंस तो पड़ा होगा, बराबर? ओपनिंग बैलेंस तो पड़ा होगा, कुछ और नहीं तो 30 सितंबर तक 10 लाख तो पड़ा ही होगा। ओके, डोंट वरी, आई कैन नॉट यूज इट, but this 10 lakhs has to be transferred by 30th September to the fund, क्योंकि ऊपर का 5 लाख तो मैं 30 डेज में ट्रांसफर कर दूंगा। सो ये जो बचा हुआ पैसा है, this transferred up to
30th September 2022 to fund under Schedule 7. Got it? तो ये 10 लाख से पड़ा है. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं जाके पूछूंगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस साल का एलोकेबल कितना है. वो आएगा सेपरेट. वो आएगा सेपरेट. दैट इज, लेट्स सपोज ही सेज दैट मैडम इस साल का एलोकेबल है 2% अंडर सेक्शन 135. एलोकेबल is let's say 15 lakhs. Okay, so इस 15 lakhs का अब आप क्या कर सकते हो? एक चॉइस आपके पास है कि आप CSR का खर्चा इसी साल में कंप्लीट कर दो. You start a project for this financial year with by 31st March 23 completed. जो खर्चा करना है कर दो. तो एक तरीका ये हुआ कि this is available for CSR project. This is available for CSR project to be used till 31st of March 2023. बराबर? And if it is not used, then if not used till 31st March 2023, तो मैं कौन सा सेक्शन यूज करने वाला हूं? 135.5. देन ट्रांसफर कितने टाइम में? 3 months 6 months, sorry 30 days 6 months. Then transfer to fund under Schedule 7 in 6 months. बराबर? दूसरा एक और तरीका है, और आप गवर्नमेंट से अप्रूव करके एक और नया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चालू कर सकते हो. सो यू कैन हैव अ start a government approved new ongoing project for 3 years. So if you start this kind of project, so this amount is available for 3 years. This amount is available for 3 years exactly. So this amount मतलब the 15 lakhs का fund minus whatever you expended is available for 3 full financial years. But याद रखना, every project has a carrying cost. Every project has a carrying cost. 3 साल तक प्रोजेक्ट को लेके चलना मजाक नहीं है. It has a cost of carrying. एक चीज ऐसी होती है, आप वन नाइट आउट खाना खाने गए, पार्टी वार्टी किया, हो गया काम, चलो घर वापस आ गए. और एक चीज होती है कि एवरी नाइट बाहर जाना है. So that every night has a carrying cost on your health also, on your pocket also. Okay, so that you have to understand. इसलिए एक प्रोजेक्ट जब 3 साल तक चलता है ना, you have to maintain a project. फेल नहीं हो जाना चाहिए. Okay, so this amount will be available for 3 years, and if unspent, thereafter just a minute. The unspent transfer, the unspent is transferred in 30 days to, so that unspent part is transferred to fund under Schedule 7 सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 में, और ये सेक्शन 135 सबसेक्शन 5.
आई होप नाउ 135.5 और 135.6 का ये पार्ट आपको क्लियर समझ में आया. क्लियर? ठीक है. सो नाउ आई कैन गो विद सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 बिफोर आई गो टू रूल्स. हाँ बोल. सो 135 सबसेक्शन 6 के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? लेट्स सी. सेक्शन 135 सबसेक्शन 6. 135.6 के हिसाब से आपको यह समझना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना था. टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर. ओके. जो भी आपका अवेलेबल सरप्लस होता है, जो भी आपका अवेलेबल सरप्लस होता है, ठीक है, उसमें से आप सीएसआर जो खर्चा कर बैठे हो लेस सीएसआर एक्सपेंडेड, जो खर्चा कर बैठे वो माइनस करने का जो आपके पास बैलेंस बचेगा, दैट इज द अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, उसमें ट्रांसफर करने का. ओके. सो दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट. 135 सबसेक्शन 6 का फर्स्ट पॉइंट ये समझाता है. फर्स्ट पॉइंट है सबसेक्शन 1 नहीं, फर्स्ट पॉइंट समझाता है कि सीएसआर का अनस्पेंड अकाउंट कैसे पता करने का. Okay, they have stated in words that from the total expenditure CSR expended for the financial year has to be deducted and the remaining amount will be in an unspent account transferred to the unspent CSR account. Okay, उन्होंने वर्ड्स में लिखा हुआ है. दूसरा पॉइंट वही मैं अभी आगे समझा रहा हूं. ये जो अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट है, ओके, अगर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए था तो 3 साल खत्म होने के बाद कितने दिन में ट्रांसफर करना था? 30 days. So the unspent CSR account for ongoing project shall be transferred in 30 days to unspent CSR account, ठीक है. सो 30 डेज में इसका ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. लाया? हाँ, खोल के बोलो बिंदु से. देन ये हो गया अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट आफ्टर पीरियड एक्सपायर्स. ठीक है. देन ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट किसके साथ ओपन करना है? ये अकाउंट एक शेड्यूल्ड बैंक और स्केड्यूल्ड बैंक जो बोलना हो उसके साथ ओपन करना है. Yeah, I've been getting with the clients these days. So many of my American clients, so they have a different kind of accent. So धीरे-धीरे समझने में थोड़ा टाइम लगता है. So this account shall be opened by company for that financial year in any scheduled bank. Okay. Then fourth, अब ये जो पैसा बच गया है इसका यूज कैसे होता है 3 साल के लिए? The balance in unspent CSR account shall be used
firstly, to meet obligations of ongoing project as per CSR policy, okay, that is for 3 financial years from date of such transfer into account. Okay, so 3 financial years from the date of such transfer into account. And secondly, after completion of 3 years, of 3 financial years, it shall be transferred, to fund under Schedule 7. It shall be transferred to fund okay, under Schedule 7 within 30 days, of completion of third financial year. Barabar? So the moment you complete the third financial year, it has to be transferred to the fund. अब ये समझ में आया? Clear? तो now 135 subsection 6 is far more clear. एग्जाम्पल भी समझ लिया आपने, ठीक है? क्लियर? अभी 135 सबसेक्शन 7 की तरफ चलते हैं। 135 सबसेक्शन 7 की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ 135 सबसेक्शन 7 एक छोटा सा प्रोविजन है, ज्यादा कुछ है नहीं। वो बोलता है अगर आपने सीएसआर नहीं किया, जस्ट 2021 में आया है, अगर आपने सीएसआर नहीं किया तो पेनल्टी। यानी आज से पहले कॉर्पोरेट में कभी था ही नहीं, सीएसआर नहीं किया तो पेनल्टी, बट दिस टाइम इट वाज लाइक पेनल्टी सीएसआर पे। ओके, मतलब तो भिखारी को भीख नहीं दोगे तो पेनल्टी। यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। If you feel like laughing, actually कई कॉर्पोरेट्स ने इस तरह के रिमार्क बोले, यार I don't want to make donation, जबरदस्ती है तो। So now it has become a penalty clause. So penalty clause तब आता है जब आपके पास allocable surplus आ गया है और आप स्पेंड नहीं कर रहे और रीजन असाइन नहीं कर रहे। हाँ तो चलेगा, तो आपने उस साल में क्यों स्पेंड नहीं किया उसका रीजन असाइन करो, तो पेनल्टी के लिए आप एडजुडिकेशन में बच सकते हो, बिकॉज दिस पेनल्टी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एडजुडिकेशन। क्लियर? सो यहां पे अगर पेनल्टी आता है तो पेनल्टी आने के लिए दो मैटर है, एक ऑन कंपनी और दूसरा ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑन ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अभी कंपनी के ऊपर आता है तो क्या हो जाएगा? कंपनी की पेनल्टी है 2 times फंड ट्रांसफर्ड, सॉरी 2 times funds transferred under schedule 7, or kept in unspent
CSR account or ₹1 crore, whichever is less, okay. So याद रखना, it can be 2 times the schedule 7 और 2 times the unspent account, दोनों में से कोई भी हो, और ₹1 crore, whichever is less, ओके। तो या तो जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे थे उसकी, या अनस्पेंड की, जो भी आपके पास है, ठीक है। सर ये दोनों में फर्क क्या है? एक्चुअली ये फर्क ये है कि शेड्यूल 7 में ट्रांसफर करने वाला 135.5 का है, अनस्पेंड अकाउंट 135.6 का है, ये फर्क है, क्लियर। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उस पे पेनल्टी है कि 1/10 ऑफ फंड्स to be transferred to schedule 7 or kept in unspent CSR account or ₹2 lakhs, okay, ₹2 lakhs, whichever is less, समझा? Is this clear? And 135 subsection 6 क्या बोलता है? 135 subsection 6 जो है, सॉरी 6 नहीं, 135 subsection 8, 135 subsection 8 जो है वो बहुत सिंपल लाइन पे ही खत्म कर देता है। वो इतना ही बोलता है that you have to comply with CG directions, that's it। जो भी एंटिटी CSR कर रही है, they have to comply with CG directions, ठीक है। Now 135 subsection 9 ये भी इंसर्ट किया हुआ है। 135 subsection 9 क्या बोलता है? ये बोलता है कि इस बार अगर आप CSR का एलोकेबल सरप्लस निकालते हो और वो एलोकेबल सरप्लस 50 लाख से कम है, तो उस फाइनेंशियल ईयर की कमिटी नहीं चाहिए, ओके। मतलब बिना कमिटी के खर्चा करने का है, लेकिन कमिटी नहीं चाहिए, मतलब जो कॉस्ट ऑफ हैविंग अ कमिटी इज नॉट देयर, ठीक है। क्योंकि याद रखना, CSR की कमिटी भी हो तो भी एवरी कमिटी हैज अ सिटिंग फीस फॉर द कमिटी मीटिंग आल्सो, सो यू डोंट हैव टू बेयर दैट कॉस्ट, ओके। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो ऐसे कमिटी को वाइप ऑफ नहीं करती है, लिस्टेड BSE NSE लिस्टेड वो कमेटी कंटिन्यू रखती है, क्योंकि वो कमेटी पूरा CSR ध्यान देगी ना, तो झंझट नहीं होगा। नाउ 1 year आई डोंट नीड, नेक्स्ट ईयर आई फिर से नीड, तो हाउ विल आई मैनेज दैट? सो इफ द अमाउंट to be spent does not exceed ₹50 lakhs, then constitution of CSR committee not mandatory, and board of directors can discharge such functions, ओके। सो ये सारे फंक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद देख लेंगे, यू डोंट नीड द कमिटी। इसके साथ एक और पार्ट, सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज ओ, वो पार्ट, मतलब हम बात कर रहे हैं बोर्ड रिपोर्ट की।
बोर्ड रिपोर्ट में लिखा है कि सीएसआर रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट के अब साथ चली जाएगी. So that means CSR report will be laid before general meeting in board's report. ठीक है. बाय चांस अगर आपने बोर्ड रिपोर्ट के साथ सीएसआर रिपोर्ट नहीं बनाई, सो सेक्शन 134 सबसेक्शन 8, ठीक है, ये नहीं बनाई वाला पॉइंट क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि कई कंपनीज को सीएसआर लग जाता है, प्राइवेट कंपनीज को स्पेशली, उनको पता ही नहीं होता है. और हमने देखे इंस्टेंसेस 2-3 साल तक सीएसआर किया ही नहीं, 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, उनको मालूम नहीं सीएसआर लगा हुआ है. और जो भी पता नहीं कि सीए या सीएस से कंसल्टेशन लेते उसने भी ध्यान नहीं दिया. विद इन कंपनी दे डोंट हैव फुल टाइम सीएस, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो बोर्ड रिपोर्ट में 3 साल से लगातार आ ही नहीं रहा है सीएसआर है. समझा? तो ये इश्यूज क्लाइंट्स के साथ देखने को मिला है. सो यहां पे ऑन डिफॉल्ट पेनल्टी ऑन कंपनी पता है कितना है? 3 lakhs. Okay, and penalty on officer rupees 50,000. ठीक है. सो ये पेनल्टी को ज्यादा बड़ी नहीं रखी है जानबूझकर, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कई बार ये छूट जाता है. ठीक है. सो इतना है. नहीं, आरओसी ऐसे पॉइंट आउट नहीं करता. आरओसी का पॉइंट आउट होते होते यू कैन से सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर आ जाता है. सेकेंड ईयर कंप्लीटेड या थर्ड ईयर कंप्लीटेड ऐसा आता है. बिकॉज होता ये है कि सीएसआर यू हैव टू डू इट इन द नेक्स्ट ईयर, तो उसकी रिपोर्टिंग भी जाएगी नेक्स्ट ईयर के बाद. सो ऑलमोस्ट यू आर इन द सेकेंड ईयर. तो आरओसी समटाइम्स वेट कि शायद कुछ हुआ हो. सो नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के बाद पता चलता है कि सीएसआर का कितना है. ठीक है, समझा? सो यहाँ पे ये पॉइंट सीएसआर के बारे में. बाकी एक और पॉइंट भी बता देता हूँ, थोड़ा हेल्प हो जाएगा वो भी. यस, 135(6) आपको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में ही लेने का है. ठीक है. नहीं, ठीक है, चलो दूसरा वाला पॉइंट मैं रूल 4 के साथ बताता हूं तो बेटर बैठेगा. तो अब आता हूं रूल 4 पे. रूल 4 बोलता है आप सीएसआर कैसे कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो सीएसआर? अरे हो गया, इंस्टीट्यूट का अभी भी प्रिजम्पशन चल रहा है कि आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया. So how can you do CSR? तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि इनका एग्जीक्यूटिव क्लियर्ड है. ओके, हाउ कैन यू डू CSR? वेल, CSR करने का तरीका ऐसा है, या तो आप किसी एग्जिस्टिंग सेक्शन 8 कंपनी को यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी ट्रस्ट के थ्रू, या फिर आप किसी सोसाइटी के थ्रू, या फिर अगर कुछ और नहीं अपना खुद का बनाना चाहो तो वैसा. सो ये रूल 4 की रिक्वायरमेंट्स थी. क्लियर? अब उसमें क्या क्या आगे कंडीशंस है वो मैं समझाता हूं. ओके. और बाय द वे, अगर कोई ट्रस्ट या सोसाइटी है तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से उस ट्रस्ट, उस सोसाइटी को अगर इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए तो उसको कंपल्सरीली इनकम टैक्स से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा. क्लियर? तो अगर मैं सीएसआर का पैसा दे रहा हूं, मुझे टैक्स कंसेशन भी इंजॉय करने का है. अभी यहाँ पे आप एलोकेबल अलाउेबल एक्सपेंसेस तो दिखा नहीं रहे हो, तो मुझे टैक्स कंसेशन इंजॉय करने का है, तो डेफिनेटली इंजॉय करने दो मुझे. तो मैं उस ट्रस्ट को दे सकता हूं जो सीएसआर से परमिशन लेते. अभी ये एक और चीज समझो, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज ने इस सीएसआर की वजह से बहुत सारा अलग अलग ट्रस्ट और सोसाइटीज बना रखी है. जैसे एग्जांपल, श्री श्री रविशंकर की सेक्शन 8 कंपनी भी है, श्री श्री रविशंकर की ट्रस्ट भी है, श्री श्री रविशंकर की सोसाइटी भी है.
अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन है, तीनों हैं, और तीनों CSR के लिए रजिस्टर्ड है। पतंजलि आयुर्वेदा में सेक्शन 8 कंपनी भी है, पतंजलि आयुर्वेदा में ट्रस्ट भी मिलेगी, सोसाइटी नहीं है, ट्रस्ट तक मेरे को याद है। क्लियर? सो ये जो एनजीओस वाले, क्राई फाउंडेशन वालों ने ट्रस्ट भी बना रखी है, क्राई फाउंडेशन वालों ने सेक्शन 8 कंपनी भी बना रखी है। सेक्शन 8 कंपनी क्यों? क्योंकि FCRA सेक्शन 8 कंपनी में मिलता है। FCRA ट्रस्ट एंड सोसाइटी में लेना बहुत मुश्किल है, इनकम टैक्स क्लियरेंस नहीं देता जल्दी। FCRA लेने के लिए मुझे सेक्शन 8 कंपनी चाहिए। तो ऐसे कई एनजीओस ने, और आप सरप्राइज हो जाओगे जब आप ये एनजीओस की तरफ काम करने लग जाते हो, इंडिया में बहुत सारे एनजीओस हैं, लिटरली बहुत सारे। ओके, सो इनके पास काम करते करते, इफ यू आर वन ऑफ दोस काइंड ऑफ पर्संस जो एनजीओस के सारे ब्रांचेस में विजिट करता है, तो यू विल बी सरप्राइज। आप अगर यहाँ के रहने वाले हो तो आप यहीं पे शायद 1 साल के बाद आओगे, इतना ट्रैवल एंड विजिट हो जाती है। एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, वो एक इंटरनेशनल एनजीओ में काम करता है दुबई का, उसको इंडिया देखे ही 3 साल हो गए हैं, एंड दुबई की कंपनी में काम करते हुए दुबई देखे भी 3 साल हो गए। He says, sir, I keep traveling a lot. 1 month I spend in Australia, the other month I have to go to Japan, the other month, मतलब उसके कंपनी के ब्रांचेस सब जगह है, तो उसको वहां के कंप्लायंस, लीगल रिक्वायरमेंट, सारी चीजें, पूरा स्ट्रक्चर बिठाने के बाद फिर दूसरी ब्रांच पे जाने का कि किधर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, उसका काम यही है, रोटेशंस। और 3-3 साल का रोटेशन है, तीसरे साल में वो इंडिया या दुबई पहुंचता है। So he says, इंडिया आए हुए, अपने घर आए हुए मेरे को 3-4 साल हो जाते हैं सर। सो यस, देयर आर इंटरनेशनल एनजीओस जो ऐसा रोटेशंस रखती है, बिकॉज इनके ब्रांचेस बहुत होते हैं और इंटरनल झगड़े भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये पैसा फ्री का आता है ना, तो हर किसी को चाहिए भाई इसमें अपने को भी कुछ मिले, समझा? सो ये थोड़े बहुत झगड़े भी बहुत होते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अभी रूल 4 का पार्ट समझाता हूं।